बीए पार्ट सेकंड समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आज का मेरा ये व्याख्यान प्राकल्पना के स्रोत पर केंद्रित है। प्राकल्पना के बारे में हम जानते हैं कि प्राकल्पना एक पूर्व अनुमान, कामचलाऊ अनुमान होता है और जिसकी जांच अनुसंधान के दौरान की जाती है। प्राकल्पना न केवल सामाजिक अनुसंधान में या किसी अन्य अनुसंधान में बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले उस कार्य को लेकर के, उस कार्य के विभिन्न पहलुओं को लेकर के हमारे मन में जो भी विचार उठते हैं वो विचार ही प्राकल्पना कहलाते हैं। सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में जब प्राकल्पना शब्द का प्रयोग होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधान की शुरुआत करने से पहले सामाजिक अनुसंधानकर्ता के मन में सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं को लेकर के जो भी उसके अपने अनुमान होते हैं, वो सारे अनुमान, चाहे वो अनुमान क्षेत्र का हो, अनुसंधान क्षेत्र का हो, अध्ययन क्षेत्र का हो, इकाइयों का हो, अवलोकन का हो, तथ्य संकलन का हो, तथ्य वर्गीकरण का हो, विश्लेषण का हो, प्रविधियों का हो, ये सभी विचार वो प्राकल्पना कहलाते हैं। आज हम बात करेंगे प्राकल्पना के स्रोत के बारे में, सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक अनुसंधानकर्ता, एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता की प्राकल्पना के निर्माण में सहायता करती हैं या प्राकल्पना निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये हम सब जानते हैं कि प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान वास्तविक स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाता। जैसा कि एक समाजशास्त्री ने कहा भी है कि बिना प्राकल्पना के किया जाने वाला अनुसंधान अंधेरे कुएं में छलांग लगाने के समान है। अर्थात कि ऐसे अनुसंधान की न कोई दिशा होती है, न कोई दशा होती है और सब कुछ अनिश्चित होता है। गुडे और फॉर्ड भी मानते हैं कि प्राकल्पना के अभाव में तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, संगठन और निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है। प्राकल्पना अनुसंधान के प्रत्येक चरण को दिशा निर्देश देती है और इसलिए प्राकल्पना के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। प्राकल्पना निर्माण में अनुसंधानकर्ता की जो शोध मदद करते हैं उनको पहले तो हम दो तरह से बांट सकते हैं, दो वर्गों में बांट सकते हैं, व्यक्तिगत शोध और बाह्य शोध। व्यक्तिगत तात्पर्य है कि जो अनुसंधान करता है वो व्यक्तिगत रूप से किन किन चीज़ें प्रभावित है, किन किन चीज़ ने उसको प्राकल्पना निर्माण में सहायता की है। और बाह्य शोध का तात्पर्य उन स्रोतों से है जिनका अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत जीवन से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। अनुसंधानकर्ता का ज्ञान, अनुभव, जिज्ञासा, विचारधारा, कल्पना, दृष्टिकोण, उसकी प्रतिभा, उसकी अंतर्दृष्टि, उसके अनुभव, उसके व्यक्तिगत भावनाएं, ये सब चीजें बाह्य स्रोत के अंतर्गत आती हैं। और जो अन्य बाह्य स्रोत हैं जिनका व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं है, उसके अंतर्गत पुस्तकालय, विद्वानों के विचार, वैज्ञानिक अध्ययन, सिद्धांत जो पहले से स्थापित हैं, ये सभी चीज बाह्य स्रोत हैं, बाह्य स्रोत के अंतर्गत आती हैं। चाहे वो व्यक्तिगत स्रोत हों या बाह्य स्रोत हों, सभी स्रोत मिलकर के ही अनुसंधानकर्ता की प्राकल्पना के निर्माण में सहायता करते हैं। उसकी खुद का व्यक्तिगत जीवन,
उसकी व्यक्तिगत संस्कृति, उसका धर्म, उसकी जाति, उसके सामाजिक अनुभव, उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, धार्मिक मूल्य, उसके खुद के पूर्वाग्रह, उसकी व्यक्तिगत भावनाएं, ये सब चीज़ें व्यक्ति का एक अनुसंधानकर्ता को एक सोच प्रदान करती हैं, एक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, और वो दृष्टिकोण ही आगे चल कर के अनुसंधानकर्ता की प्राकल्पना के निर्माण में मदद करते हैं। गुडे और हॉट का तथ्यों के शोध का वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम सामाजिक अनुसंधान की बात करें, गुडे और हॉट ने अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में कुल 7 स्रोतों का वर्णन किया है। ये 7 स्रोत हैं। सामान्य संस्कृति, अर्थात अनुसंधानकर्ता की जो स्वयं की संस्कृति है, उसकी भाषा, उसका पहनावा, उसके सांस्कृतिक मूल्य, ये सभी चीज़ें अनुसंधानकर्ता को एक विचारधारा से जोड़ती है, उसके अंदर एक विशेष प्रकार की सोच विकसित करती है, और इसके आधार पर ही वह प्राकल्पना का निर्माण करता है। दूसरा है वैज्ञानिक सिद्धांत। जो पूर्व में स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत भी प्राकल्पना के निर्माण में अनुसंधानकर्ता की मदद करती है। सादृश्यताएं, एनालॉजीज, जिस घटना का अध्ययन हो रहा है उसी से मिलती जुलती घटना का अगर अध्ययन है, या उससे मिलता जुलता कोई साहित्य उपलब्ध है, तो वो चीज़ भी अनुसंधानकर्ता की प्राकल्पना के निर्माण में मदद करती है। व्यक्तिगत अनुभव, जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं अनुसंधानकर्ता के, वो अनुभव भी प्राकल्पना के निर्माण में अनुसंधानकर्ता की मदद करते हैं। अनुसंधानकर्ता के सांस्कृतिक मूल्य, हर व्यक्ति के अपने विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति उन सांस्कृतिक मूल्यों को अपने जीवन में पोषित करता है, उनके हिसाब से आचरण करता है, उनके अनुसार कार्य करता है, व्यवहार करता है, आचरण करता है। तो अनुसंधानकर्ता के सांस्कृतिक मूल्य प्राकल्पना के निर्माण में विशेष रूप से उसकी मदद करते हैं। लोक विश्वास, जो स्थानीय विश्वास होते हैं, चाहे वो धार्मिक विश्वास हो, चाहे वो सामाजिक विश्वास हो, चाहे राजनीतिक विश्वास हो, प्रत्येक व्यक्ति, जैसा हम जानते हैं कि लोक विश्वासों के प्रभाव में होता है, से प्रभावित होता है। तो ये बात एक अनुसंधानकर्ता के ऊपर भी लागू होती है। तो जब एक अनुसंधानकर्ता प्राकल्पना का निर्माण करता है किसी भी घटना को लेकर के, तो उसके लोक विश्वास भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें उसकी मदद करते हैं। फिर है सामाजिक परिवर्तन। जो होने वाले सामाजिक परिवर्तन है जिसको कि अनुसंधानकर्ता ने स्वयं फेस किया है या फेस कर रहा है, और उन परिवर्तनों के कारण उसने एक अलग चीज़ को देखा है, तो विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन भी अनुसंधानकर्ता की प्राकल्पना के निर्माण में विशेष मदद करते हैं। तो एक बार मैं पुनः बता दूं कि प्राकल्पना के स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापक स्तर पर प्राकल्पना के स्रोतों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, व्यक्तिगत स्रोत और बाह्य स्रोत, और दोनों ही स्रोत मिलकर के प्राकल्पना के निर्माण में अनुसंधानकर्ता की सहायता करते हैं। गुडे और हॉट का वर्गीकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है, और आपने 7 स्रोतों का उल्लेख किया है अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में। ये 7 स्रोत हैं: सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, सादृश्यताएं, व्यक्तिगत अनुभव, सांस्कृतिक मूल्य, लोक विश्वास और सामाजिक परिवर्तन।